हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार सिंह पुनः क्लास 9 पालमपुर गांव की कहानी पार्ट 2 लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। स्टूडेंट्स, मैंने अपने पिछले वीडियो में ही आपसे बताया था इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। इसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको हरित क्रांति का अर्थ, उसके जनक कौन हैं, हरित क्रांति की उपलब्धियां, उसकी कमियां तथा हरित क्रांति को और सफल बनाने के सुझाव, इन बातों की चर्चा होगी। इन्हीं से रिलेटेड आपको प्रश्न भी पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को सही ढंग से देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। अगर उसके बाद भी अगर किसी तरह की समस्या आपको आती है तो मुझे इस वीडियो में मैसेज करेंगे या पर्सनली भी आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरित क्रांति। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में हुए शोध विकास, तकनीकी परिवर्तन एवं अन्य कदमों की श्रृंखला को संदर्भित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यहाँ अगर हम हरित क्रांति के अर्थ को सामान्य भाषा में समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि हरित क्रांति का अर्थ कृषि तकनीक में परिवर्तन करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 60 के दशक के मध्य में हुआ था। इसको मुख्य रूप से माना जाता है कि 67-68 में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका श्रेय प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। आप देख सकते हैं नॉर्मन बोरलॉग हैं, इन्हीं को श्रेय जाता है हरित क्रांति का, लेकिन भारत में स्वामीनाथन जी को इनका जनक माना जाता है। अब हम बात करेंगे हरित क्रांति की उपलब्धियों के बारे में। स्टूडेंट्स, हरित क्रांति से हमने देखा कि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हुई है। फर्टिलिटी बढ़ने से उत्पादन में वृद्धि होगी ही। इसके बाद सिंचाई सुविधाओं का विकास हुआ है। थर्ड पॉइंट है आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग। नई कृषि विकास विधि एवं हरित क्रांति में आधुनिक कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, डीजल एवं बिजली के पंप सेटों आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार कृषि में पशुओं तथा मानव शक्ति का प्रतिस्थापन आधुनिक कृषि यंत्रों द्वारा किया गया, जिससे कृषि क्षेत्र के उपयोग एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई। कृषि बचतों में वृद्धि। आप देखेंगे कि HYV उन्नतशील बीजों, HYV हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का प्रयोग, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग, उत्तम सिंचाई तथा मशीन के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा है, जिससे कृषकों के पास बचतों की मात्रा भी वृद्धि हुई है, जिसके कारण उनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। हरित क्रांति की उपलब्धियों में अगला पॉइंट है अग्रगामी तथा प्रतिगामी संबंधों में मजबूती। नवीन प्रौद्योगिकी तथा कृषि के आधुनिकीकरण ने कृषि तथा उद्योग के परस्पर संबंध को और अधिक मजबूत बना दिया है। पहले क्या होता था कि उद्योगों में कृषि द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ही प्रयोग किया जाता था, लेकिन उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुएं कृषि में कम प्रयोग होती थीं। लेकिन आधुनिक कृषि ने इस संदर्भ को बदल कर रख दिया है। अब कृषि के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप कृषि में उद्योग निर्मित आगतों जैसे कृषि यंत्र, रासायनिक खादों की मांग में भारी वृद्धि हुई है। अब हरित क्रांति
की कुछ कमियां तथा समस्याओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हरित क्रांति का प्रभाव कुछ सीमित फसलों पर ही देखने को मिला है, अन्य फसलों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यहां तक कि चावल भी इससे बहुत ही कम प्रभावित हुआ। व्यापारिक फसलें भी इससे अप्रभावित ही रहीं। दूसरी कमी के रूप में पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा, यानी इसमें हरित क्रांति के लाभ को केवल वही कृषक उठा पाए जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे। गरीब किसानों को इसका लाभ नहीं प्राप्त हो पाया। यह भी हरित क्रांति की एक कमी के रूप में देखा जाता है। आय की बढ़ती असमानता, कृषि में तकनीकी परिवर्तनों का ग्रामीण क्षेत्रों में आय वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा, जिससे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़े। आवश्यक सुविधाओं का अभाव, हरित क्रांति की सफलता के लिए आवश्यक सुविधाएं, सिंचाई व्यवस्था, कृषि साख, सस्ते आगतों आदि के अभाव में कृषि विकास के क्षेत्र में वांछित सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है। अन्य समस्याओं के रूप में क्षेत्रीय असंतुलन भी देखने को मिला है। हरित क्रांति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु आदि राज्यों तक ही सीमित रहा। इसका प्रभाव संपूर्ण देश में न फैलकर केवल कुछ क्षेत्रों में सीमित रूप से ही सफल रही है। आगे हम देखेंगे कि हरित क्रांति को और अधिक सफल बनाने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट यही है कि हरित क्रांति को और अधिक सफल बनाने के लिए इसके सीमित प्रभाव का विस्तार करना होगा। इसका प्रभाव न केवल गेहूं बल्कि अन्य व्यापारिक फसलों पर भी होना चाहिए। दूसरे पॉइंट में कृषि वित्त की सुविधा, मैंने आपको बताया था इसकी कमियों में जो धनी किसान थे उनको हरित क्रांति का लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन गरीब कृषक इसके लाभ से वंचित रह गए। अगर कृषि वित्त की व्यवस्था सरकार के द्वारा उपलब्ध हो पाती है तो इससे सभी किसानों को इसका संपूर्ण लाभ मिल पाएगा और देश में आर्थिक असमानता भी दूर हो पाएगी। तीसरे सुझाव के रूप में हम देखेंगे कि हरित क्रांति के कारण जहां भारत में फसलों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हुआ है, वहीं कुछ क्षेत्रों में बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई है। अतः सुझाव के तौर पर सरकार को रोजगार के अवसरों में वृद्धि चाहिए। सिंचाई के साधनों का विकास होना चाहिए। देश में सिंचाई की सुविधाओं का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए ताकि कृषक अधिक उपज देने वाली किस्मों का पूरा लाभ उठा सकें। इस संदर्भ में लघु सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, कृषि के विकास के लिए आवश्यक बिजली, परिवहन सहित अन्य संरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए, तभी हरित क्रांति अन्य फसलों तथा क्षेत्रों तक फैल सकेगी। स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने एक प्रश्न की भी चर्चा की है। हरित क्रांति की सफलता द्वारा भारत खाद्यान्न में तो भरपूर आत्मनिर्भर हो गया है, परंतु इससे पर्यावरण को बहुत क्षति पहुंची है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो निश्चित तौर पे हम देखते हैं कि खाद्यान्नों के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है, परंतु इसका कुछ निगेटिव इम्पैक्ट भी हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ा है। उसकी चर्चा के तौर पे हम कह सकते हैं कि सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हुआ है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के अधिक प्रयोग के कारण
जो लैंड की फर्टिलिटी है वह घटी है। हरित क्रांति में जिन फसलों का अधिक उत्पादन हुआ है, जिसके कारण भूतल जल के अत्यधिक उपयोग से कई क्षेत्रों में जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। उपर्युक्त बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति में एक तरफ जहां भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पर्यावरण पर इसका बुरा प्रभाव भी पड़ा है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।